बच्चों के लिए एक दिलचस्प नावल कनीज़ शहज़ादी। चौथी किस्त। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। इस दिलचस्प किस्तवार नावल की अगली किस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनीज़ शहज़ादी चौथी किस्त। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ये अगले दिन का जिक्र है। मापारा और शरीफ सोकर उठे तो मंगू डाकू का एक साथी उनके लिए नाश्ता लेकर आया। जब वो दोनों नाश्ते से फारिग हो गए तो मंगू तहखाने में दाखिल हुआ। शरीफ उसे देखकर नथने सुकेड़ने लगा। मंगू डाकू ने मापारा को नरम लहजे में मुखातिब करके कहा, मापारा, मुझे तेरी हालत पर अफसोस होता है। तो इतने आराम व आसाइश को छोड़कर एक मामूली कनीज बन जाने को तैयार है। लेकिन मंगू डाकू, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। ये सब कुछ मेरी तकदीर में लिखा था। तकदीर के लिखे पर अफसोस करना बेकार है। मापारा ने बड़े इत्मीनान से कहा, तो एक नादान लड़की है। ये नहीं जानती है कि तुझे यहाँ से रुखसत करते वक्त मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। मंगू डाकू, जिसने अपनी जिंदगी में हजारों इंसानों के टुकड़े किए हैं, आज खुद उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मापारा, ये तो सोच कि मैंने तुझे बचपन ही से अपने पास रखा है। आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुर थर थर कांपने लगते हैं। मेरे पास इतना माल है कि मैं खड़े खड़े इस शहर को खरीद सकता हूँ। तो मुझसे क्यों नफरत करती है? मंगू डाकू ने कहा, तो एक जालिम डाकू है। तूने बेगुनाह लोगों को मार मार कर उनकी दौलत पर कब्जा किया है। भला तो जैसे मक्कार और जालिम शख्स से नफरत क्यों न की जाए? तो ही वो शख्स है जिसने मुझे मेरे माँ बाप से जुदा किया था। मैं तुझसे शादी करूंगी हूँ। उसकी बातें सुनकर मंगू डाकू तैश में आ गया। गुस्से में भरे हुए लहजे में बोला, तो कभी भी अपने माँ बाप से नहीं मिल सकेगी। मैंने एक काफिला लूटते हुए तुझे एक बूढ़े आदमी से छीना था। वो बूढ़ा जरूर तेरा बाप होगा और अब तक तो वो कभी का मर खप चुका होगा। मापारा की आंखों में आंसू भर आए। मंगू डाकू ने उससे कुछ देर बाद कहा, मापारा, मैं तुझसे आखिरी मर्तबा तेरी राय मालूम करना चाहता हूँ। तू मुझसे शादी करेगी या नहीं? अगर तू मेरी बात मान लेगी तो तेरी जिंदगी शहजादियों की तरह बिसर होगी। तेरे रहने के लिए महल होगा। महल में नौकर चाकर होंगे जो तेरी खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार होंगे। और अगर तो मेरी बात मानने से इनकार करेगी तो फिर तुझे किसी रईस की कनीज बनना पड़ेगा। तुझे ढंग से खाना भी नसीब नहीं होगा। मापारा ने नाक चढ़ाकर कहा, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे तुझ जैसे दरिंदा सिफत डाकू से निजात मिल रही है। जब मैं तेरी सूरत देखती हूं तो मुझे शदीद नफरत का एहसास होता है कि ये वही जालिम शख्स है जिसने मुझे मेरे माँ बाप से दूर करके अपने पास कैद करके रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मंगू डाकू आग बगूला हो गया। तैश में आकर उसने लात मारकर वहां पर रखी हुई मेज की 2 टांगें तोड़ दी और कमरे की खिड़की उखाड़कर फेंक दी और फिर गुस्से के आलम में वहां से रुखसत हो गया। शरीफ, जो अब तक खामोश था, खुशी से भरी आवाज में बोला, बहन मापारा, मौका अच्छा है। खिड़की टूट चुकी है। चलो इसी में से कूद कर फरार हो जाएं। बेकार है। मापारा अफसुर्दगी से बोली, ये खिड़की दूसरे तहखाने की है। वहां पर मंगू डाकू ने तरह तरह के सांप और बिच्छू पाल रखे हैं जो चंद ही लम्हों में हमारी जिंदगी का खात्मा कर देंगे। शरीफ एक ठंडी सांस भर कर रह गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मंगू डाकू अपने साथियों के साथ वहां पर दोबारा आया। उसने अपने एक साथी से कहा, नूरे, ये लड़की बहुत बदजुबान है। इसे तो अभी शहर सोना चांदी ले जा और इसे किसी ऐसे जालिम शख्स के हवाले कर दे जो इससे दिन भर अपने घर का काम करवाए। खाने को रूखी सूखी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दे।
फिर तभी इसके होश ठिकाने आएंगे। मगर इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? हम इसे अपने शहर ही में फरोख्त न कर दे। नूरे ने कहा, नहीं, ये हमारे ठिकाने से भी वाकिफ है और हमारे तमाम राजों को भी जानती है। अगर इसने तमाम बातें बादशाह से जाकर कह दी तो वो हमारे पीछे सिपाहियों को लगा देगा। ये हमसे जितनी ज्यादा दूर चली जाए हमारे लिए इतना ही बेहतर है। मंगू डाकू ने कहा, और इस लड़के का क्या करूं? क्या इसे भी फरोख्त करना होगा? नूरे ने सवाल किया। मंगू डाकू ने सर हिलाकर कहा, हाँ, इस मुर्गी के अंडे को भी फरोख्त कर देना, कुछ पैसे तो इसके भी मिल जाएंगे। मंगू डाकू के साथी हंसने लगे। शरीफ बिन नकर बोला, मैंने लिहाज में अपनी ज़बान बंद कर रखी है, मगर तुम तो सर पर ही चढ़े जा रहे हो। तुमने मुझे दूसरी दफ़ा मुर्गी का अंडा कहा है, मगर मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर मुर्गी के अंडे पर नोकीली मूंछें लगा दी जाएं तो वो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का लगेगा। मंगू डाकू शरीफ की बात सुनकर नाराज हो गया। उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि शरीफ चीख मारकर जोर जोर से रोने लगा। मापारा आगे बढ़कर बोली, मंगू डाकू, कुछ तो शर्म करो, इतने बड़े होकर इस छोटे से लड़के को मार रहे हो। नूरे ने कहा, हमें वैसे ही देर हो चुकी है, इस लड़के के रोने धोने में कुछ और वक्त ज़ाय हो जाएगा। बाहर बग्घी तैयार खड़ी है, मापारा इस लड़के को लेकर उसमें बैठ जाओ। मापारा ने शरीफ के आंसू पोंछे। शरीफ ने रोना बंद कर दिया और खामोशी से मापारा का हाथ पकड़कर तहखाने से बाहर निकल आया। वो दोनों बाहर खड़ी बग्घी में बैठ गए। मंगू डाकू का साथी नूरा उनके पास ही बैठा था। थोड़ी देर के बाद बग्घी चल पड़ी। उसमें जुटे हुए घोड़े हमवार जमीन पर सर पे दौड़ रहे थे। इस दिलचस्प किस्तवार नावल की 5वीं किस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।